राजस्थान की भीमपुर गांव में हरिहर और मोतीलाल दो पक्के दोस्त रहते हैं। जब हरिहर के घर लड़की गुड़िया का जन्म हुआ और मोतीलाल के घर लड़के अर्जुन का जन्म हुआ, तो दोनों दोस्त मोतीलाल और हरिहर छोटी उम्र में ही दोनों बच्चों की शादी तय कर देते हैं। भीमपुर गांव में चौपाल पर बैठे हरिहर और मोतीलाल हुक्का पीते हुए बात कर रहे हैं। हरिहर के हंसने की आवाज आती है। मोतीलाल भाई, देखो ना, हमारे बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे हम लोग बचपन में लगते थे। लगता है इन दोनों की आपस में खूब जम रही है। बिल्कुल हरिहर भाई, दोनों की जोड़ी साथ में कितनी अच्छी लग रही है। मैं तो कहता हूँ इन दोनों की शादी करा देते हैं। और सोचो, अगर हम अपने बच्चों का रिश्ता अभी ही पक्का कर दे तो। ये सुनकर हरिहर उत्साहित हो जाता है। वाह मोतीलाल भाई, कमाल का ख्याल है। तुम्हारा बेटा अर्जुन और मेरी बिटिया गुड़िया, नाम भी कितना प्यारा लगेगा साथ में। लेकिन क्या अभी रिश्ता करना सही होगा? अभी तो मेरी गुड़िया सिर्फ 10 साल की है और तुम्हारा अर्जुन सिर्फ 12 का। हरिहर और मोतीलाल के पीछे 10 साल की गुड़िया और 12 साल का अर्जुन दुनियादारी से बेफिक्र खेल रहे हैं। अरे हरिहर भाई, यही तो सही उम्र है शादी करने की। क्या है, अभी तो दोनों बच्चे छोटे हैं, ये शादी ब्याह का मतलब ही नहीं जानते। अगर कल को बड़े होकर ये लोग प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर अपनी मर्जी से ब्याह कर लिए तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में। इससे तो अच्छा है कि अभी ही इन दोनों का ब्याह करा देते हैं। हाँ मोतीलाल भाई, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन ये दोनों अभी बच्चे हैं। ऐसे में इन दोनों पर परिवार की जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं हम? अरे हरिहर भाई, हम ऐसा करते हैं, ब्याह अभी कर देते हैं और जब दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे तब गुड़िया का गौना कराकर उसे अपने घर ले जाएंगे। अब तो ठीक है ना? फिर तो सही है मोतीलाल भाई, तो आज से आप हमारे मित्र ना रहे बल्कि समधी हो गए। हरिहर और मोतीलाल गले मिलते हुए हंसते हैं। अर्जुन और गुड़िया की शादी बड़े धूमधाम से करा दी जाती है और गुड़िया की अभी विदाई नहीं की जाती, लेकिन शादी को अभी 1 साल नहीं हुआ और हार्ट अटैक से गुड़िया के पिता की मौत हो जाती है। घर के आंगन में गुड़िया की माँ रो रही है। पास में गांव के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। सामने गुड़िया के पिता की फोटो पर माला लगी हुई है। हरिहर भाई तो इतनी कम उम्र में सबको छोड़कर चले गए, लेकिन पीछे गुड़िया की जिम्मेदारी रह गई। अब इस बच्ची का क्या होगा? बिन बाप के बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? गुड़िया का पूरा खानदान वहां पर बैठा हुआ है। ताऊ, ताई, चाचा, चाची, ताई के 5 बच्चे और चाचा के 3 बच्चे भी बैठे हैं। गुड़िया की माँ कुछ बोल नहीं पा रही, उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे हैं। गुड़िया का पूरा परिवार यहीं पर है, उसके ताऊ चाचा को ही उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये सुनकर ताऊ, ताई, चाचा, चाची हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ताई झट से बोल पड़ती है। अरे हम कैसे इसकी जिम्मेदारी लेंगे? पहले से 5 बच्चों की जिम्मेदारी है हम पर। अपना गुजारा इतनी मुश्किल से होता है, इसका खर्चा कहाँ से करेंगे? मेरी तो मामूली सी नौकरी है, घर भी इतना छोटा है, हम तो अपने बच्चों का गुजारा ही मुश्किल से कर पाते हैं। गुड़िया हमारे साथ कहाँ से रह पाएगी? हमें माफ करो, हम गुड़िया की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अरे हम कैसे लेंगे? हमारे पास कौन सा धन का भंडार है? नहीं नहीं नहीं, हम गुड़िया की जिम्मेवारी नहीं ले सकते। ताऊ, चाचा, ताई, चाची सब आपस में बहस करने लगते हैं। ये देखकर गुड़िया और उसकी माँ बहुत उदास हो जाते हैं। उनकी आंख भर आती है। बस करो आप लोग, कायदे से तो अपने घर की बच्ची की जिम्मेदारी आप लोगों को आगे बढ़कर खुद लेनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग तो आपस में ही बहस करने लग गए। लेकिन सवाल अब भी वही है, गुड़िया की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन करेगा उसकी देखभाल? कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा हो जाता है। तभी बुजुर्ग आदमी कहता है, हरिहर भाई ने गुड़िया का ब्याह करा दिया है ना, तो क्यों ना गुड़िया को उसके ससुराल भेज दे। सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है, लेकिन गुड़िया की माँ खुश नहीं होती। वो झिझकते हुए कहती है, लेकिन गुड़िया अभी बच्ची है, इतनी छोटी सी उम्र में भला सारी जिम्मेदारी कैसे उठाएगी मेरी बच्ची? अब यही रीति है, आज नहीं तो कल गुड़िया को ससुराल तो जाना ही है। अब हरिहर भाई तो रह रहे, परिवार में भी कोई गुड़िया की जिम्मेदारी लेने को तैयार ना है, तो ऐसे में कौन करेगा उसकी देखभाल? ऐसे में यही सही रहेगा कि गुड़िया के ससुराल वाले ही उसकी जिम्मेदारी उठा लें। गुड़िया के ससुराल वालों को खबर दी जाती है, तो गुड़िया के ससुराल वाले धूमधाम से बारात लेकर आते हैं। अजी हमारी ही तो है बहू, हाँ भला इसमें क्या दिक्कत? हम जिम्मेदारी उठा लेंगे लड़की की। मैं तो अर्जुन के पापा को ब्याह वाले दिन ही बहू को घर लेकर आने को कह रही थी, लेकिन वो नहीं माने, बोले छोटी है। खैर कोई नहीं, अब मैं अपनी बहू को बड़े धूमधाम से घर लेकर जाऊंगी।
बड़े धूमधाम से गुड़िया की विदाई होती है। गुड़िया डोली में बैठकर जाती है। उसकी माँ की और उसकी आंखों में आंसू हैं। गुड़िया पालकी में बैठकर ससुराल आती है। दरवाजे पर उसकी सास रमा देवी उसका स्वागत करती है। आओ बहू, अब से यही तुम्हारा घर है। गुड़िया सहमी हुई सी हाथ में बैग लिए दरवाजे पर खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू है। रमा देवी अचानक से चिल्लाते हुए कहती है, अरे मुंह क्या देख रही है, चल अंदर। बोला ना अब तुम्हें यहीं रहना है, इतना रोना धोना क्यों लगाया हुआ है? ब्याह करके लाए, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना लेके आए। दुनिया की हर लड़की अपने ससुराल आती है, तुम कोई अनोखी हो? हैं? चलो अंदर। सुबह उठकर तुलसी को जल देना, झाड़ू पोछा, भोग की थाली, मुंह दिखा के रस्म, कितने काम है सुबह से ही। रमा देवी की तेज आवाज सुनकर गुड़िया डर जाती है। माँ जी, मुझे ये सब नहीं आता। रमा देवी मुंह बनाते हुए कहती है, पता था मुझे, कुछ नहीं सिखाया तेरी माँ ने तुझे। ये आजकल की लड़कियां कुछ आता नहीं इनको, मुझे ही सिखाना पड़ेगा सब। कल 4 बजे उठ जाना, जल्दी नहा धोकर रसोई में आ जाना, बहुत काम है कल। लेकिन माँ जी, मेरा स्कूल है? स्कूल? अरे शादी हो गई है तेरी, अब ये स्कूल वूल का भूत निकाल दे दिमाग से। क्या करेगी पढ़ लिख कर? बहू हो गई है, अब घर की जिम्मेदारी उठाना सीखो। कल से ही मैं तुम्हें घर के काम करना सिखाना शुरू कर दूंगी। अब से तुम ही पूरा घर संभालोगी। स्कूल जाएगी है, कहीं देखा है क्या बहुओं को स्कूल जाते हुए? रमा देवी की बात सुनकर गुड़िया उदास हो जाती है। अगले दिन सुबह 4 बजे गुड़िया अपने कमरे में सो रही है। तभी वहां रमा देवी आती है और चिल्लाते हुए कहती है, अभी तक सो रही है महारानी? तुझे बताया था ना सुबह जल्दी उठना है। ये ससुराल है, तेरी माँ का घर नहीं। चल, कितना काम पड़ा हुआ है, उठ जल्दी। रमा देवी की आवाज सुनकर गुड़िया बुरी तरह हड़बड़ाते हुए उठती है। अब मुंह क्या देख रही है, जल्दी से तैयार होकर रसोई घर में आ जा। हे भगवान, कितना काम पड़ा है। नई बहू के मुंह दिखाई, आज घर में कितना काम है, लेकिन मुझे ही देखना पड़ेगा सब। रमा देवी बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। गुड़िया तैयार होकर रसोई में आती है। आ गई? चल जल्दी से सबके लिए चाय बना दे बहू, उसके बाद नाश्ते की तैयारी कर देना। गुड़िया सहमी हुई सी खड़ी रहती है। अरे खड़ी क्या है, जल्दी कर, नाश्ता भी बनाना है, कितने काम पड़े। क्या हुआ, चाय बनानी नहीं आती क्या? भगवान, कैसी बहू पल्ले पड़ गई, इसे कुछ आता ही नहीं। अब ध्यान से सुन, जैसा कहती हूँ वैसे वैसे चाय बनाती जा, ठीक है? सबसे पहले वो चाय का बर्तन ले, उसमें पानी डालकर गैस पर चढ़ा। गुड़िया देखती है चाय का बर्तन उसकी पहुंच से ऊपर रखा है, उसका हाथ ही नहीं पहुंच रहा। वो रमा देवी की तरफ देखती है, लेकिन डर के मारे उससे मदद नहीं लेती और उचक कर बर्तन उतार लेती है। उसके बाद वो बर्तन में पानी भरकर गैस की तरफ रखती है, तो छोटी होने की वजह से चाय का बर्तन गैस पर नहीं रख पा रही, लेकिन वो उचक कर रखती है। अरे कितना धीरे धीरे काम कर रही है, ऐसे तो शाम तक नाश्ते का काम नहीं होगा। ये चाय मैं बनाती हूँ, तू एक काम कर, सब्जी काट ले तब तक। गुड़िया को सब्जी काटने तो आती नहीं, वो चाकू और सब्जी को देखने लगती है। वो मदद के लिए रमा देवी की तरफ देखती है, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं बोल पाती और बिना सब्जी छीले सीधा बड़े बड़े पीस में काट देती है। रमा देवी ये देखती हैं तो गुड़िया पर बहुत गुस्सा करती है। अरे ये क्या किया तूने, पहले सब्जी छिलनी होती है, उसके बाद काटते हैं, वो भी छोटे छोटे पीस में। तुझे सब्जी काटनी नहीं आती? हे भगवान, क्या करूं मैं इसका, इससे तो कुछ आता ही नहीं। सबकी बहुएं घर के काम करना जानती है, लेकिन ये। रमा देवी की डांट सुनकर गुड़िया को बहुत बुरा लगता है, वो रोने लगती है। कुछ ही देर में गुड़िया की मुंह दिखाई होती है। घर में आस पड़ोस की कई महिलाएं इकट्ठी होती हैं और आपस में बातें कर रही हैं। अरे ये रमा बहन ने अपने बेटे की सच में शादी कर दी क्या? अभी तो उनका बेटा शायद छोटा है। हाँ भाभी, मेरे बिट्टू की साथ गई तो है, इतनी छोटी उम्र में लड़की की शादी कैसे कर दी? अरे बहन, बहू लड़की से बड़ी होगी फिर तो, ऐसी भी क्या जल्दी थी शादी की। वहीं रमा देवी कमरे में गुड़िया को बहुत भारी कपड़े और गहने पहना देती हैं। सुन बहू, नीचे मेहमान आए हुए हैं तुम्हारी मुंह दिखाए के लिए। मैंने तुम्हें अपने खानदानी गहने पहनाए हैं, आखिर सबको पता तो चलना चाहिए कि रमा देवी की बहू है। सुन, सबके लिए ठंडाई और जूस तुम्हें लेकर आना है, ठीक से करना सब, नाक मत कटा देना, इतना तो कर लोगी ना? गुड़िया गर्दन हिलाकर हाँ कहती है, लेकिन वो गहनों और कपड़ों के बोझ से परेशान हो रही थी। ऊपर से रमा देवी गुड़िया को ठंडाई और जूस के गिलास से भरी ट्रे पकड़ा देती है और गुड़िया का लंबा सा घूंघट कर देती है। गुड़िया को इस सब में चलने में दिक्कत हो रही थी। वो जैसे तैसे धीरे धीरे हॉल में ट्रे लेके आती है। रमा देवी सबके सामने इतराते हुए कहती है,
आ गई मेरी बहू। रमा देवी को लगता है सब बहू की तारीफ करेंगे, लेकिन सब लोग तो गुड़िया को देखकर हैरान होते हैं और आपस में बातें बनाने लगते हैं। अरे इतनी छोटी सी बहू, लगता है बहू भी बच्ची ही लाई है रमा बहन। बहू वहाँ क्या खड़ी है, सबको ठंडाई और जूस दो। रमा देवी की आवाज सुनकर गुड़िया डर जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसके हाथ से ट्रे गिर जाती है। अब रमा देवी गुड़िया पर चिल्लाने लगती है। अरे क्या कर दिया तूने, दिखाई नहीं देता क्या तुझे, एक काम ठीक से नहीं आता। औरों की बहुओं को देख, घर के सारे काम अच्छे से करना जानती है, और एक तो कुछ नहीं आता, न चाय बनानी आती है, न सब्जी काटनी आती है, अरे ठीक से सर्व करना भी नहीं आता। मेरे ही कर्म फूटे थे जो ये नकारा बहू पल्ले पड़ गई। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या, सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। रमा देवी गुड़िया पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। गुड़िया रोने लगती है। रमा देवी का ऐसा व्यवहार देखकर सारी महिलाएं हैरान रह जाती हैं। अरे रमा बहन, ये क्या तरीका हुआ बात करने का, बच्ची है वो, गिर गई तो गिर गई ट्रे, इसमें इतना डांटने की क्या जरूरत है। अरे क्या बताऊं मैं आप लोगों को, इस लड़की को ना कुछ नहीं आता, परेशान हो गई हूं इससे। आपकी बहू ऐसी होती तो क्या आप लोग बर्दाश्त करती। हाँ रमा बहन, आप सही कह रहे हैं। हमारी बहू को अगर कोई काम नहीं आता तो हम भी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन हमारी बहू इतनी छोटी तो नहीं है, ये तो छोटी बच्ची है। आपने इतने छोटे बच्चों की शादी कैसे कर दी। आपको मालूम होना चाहिए, बाल विवाह कानूनन अपराध है। आप ऐसे बच्चों की जिंदगियों से नहीं खेल सकती। इनकी उम्र तो खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की है। आप इनसे इनका बचपन कैसे छीन सकती हैं। ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया, आपने इस बच्ची के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। सब लोग रमा देवी का विरोध करने लगते हैं। हाँ, आप लोग मुझ पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हैं। इस लड़की के पिता की मौत के बाद इसके परिवार वाले इसे रखने तक को तैयार नहीं थे। अगर इसकी शादी वक्त रहते मेरे बेटे से ना की होती ना, तो आज इस लड़की का क्या होता, कहाँ जाती ये लड़की। हमने इस लड़की को सही वक्त पर अपने घर में रखा है, इसकी सारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं हम, और आप लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। तुम ये बातें बनाकर अपने कर्म नहीं छुपा सकती। हमने खुद देखा तुम कैसे इस बच्चे से घर के काम करा रही हो, कैसे इसे डांट रही हो, ये सही नहीं है। हाँ, तो आपके घर में आपकी बहू बेटियां घर के काम नहीं करती क्या, आप लोग उन्हें कभी डांटते नहीं क्या है। बच्चों को सही गलत समझाने के लिए कभी कभी उनके साथ सख्ती से पेश आना पड़ता है। लेकिन इसकी पढ़ाई लिखाई का क्या, इसके भविष्य का क्या। आप इस बच्ची को स्कूल भेजती हैं। अरे तुम तो रहने ही दो बहन, ये किताबी ज्ञान लड़कियों के किस काम का। आखिर में करना तो इसे भी चूल्हा चौकाई है। कौन से जमाने में जी रही हो रमा बहन, आजकल लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौके तक सीमित नहीं रही, वो पढ़ लिख कर चांद तक पहुंच गई है, मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। आज की लड़कियां किसी भी तरह से लड़कों से कम ना है, और तुम हो कि चूल्हा चौके में ही उलझी हो। आप तो रहने ही दो बहन, ये बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। देखा जाए तो ये शादी ही गलत है। भाई, दो ना समझ बच्चों की शादी कौन करता है भला। बच्चे शादी का मतलब तक नहीं जानते और अपनी शादी करा दी, आपने बहुत गलत किया रमा बहन। सही कहा आपने, हमारे देश का कानून भी बाल विवाह की अनुमति नहीं देता। शादी के लिए लड़की की उम्र 18 और लड़की की उम्र 21 साल होनी चाहिए। इतनी कम उम्र में शादी करके आपने सही नहीं किया रमा बहन। सारी महिलाएं बोलने लगती हैं। सभी का ऐसा रिएक्शन देखकर रमा देवी और उनका परिवार डर जाता है। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, भला बेटे की शादी करने में उम्र का क्या लेना देना, बल्कि जल्दी शादी हो जाए तो अच्छा ही है, वरना क्या पता बड़े होकर बच्चे अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर ले। तो ये आप कैसी बातें कर रही हैं रमा बहन। शादी का मतलब ही होता है दो लोगों की आपस में रजामंदी, उनकी आपसी समझ पर ही शादी की नींव रखी जाती है। अब बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो सोच समझकर शादी की जिम्मेदारी उठाते हैं। भला ये बच्चे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे। शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। और रमा बहन, आपने छोटे बच्चों की शादी करा दी, बड़े होकर अगर इन दोनों को एक साथ नहीं रहना जमा तो सोचा है क्या भविष्य होगा इन बच्चों का। आपका ये गलत फैसला दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। बिल्कुल, बाल विवाह एक अपराध है और हम सब इस अपराध में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हम इस शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि हमें तो रमा देवी और उनके परिवार का बहिष्कार कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी बाल विवाह जैसे अपराध को ना करे। सभी औरतें आपस में बातें करने लगती है। ये सुनकर रमा देवी को अपनी गलती का एहसास होता है। आप सही कह रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी सोचा ही नहीं इन बच्चों की जिंदगी पर इस शादी का क्या प्रभाव पड़ेगा।
मैं इस बच्ची को औरों की बहुओं से कंपेयर करती रही। मैं भूल गई कि ये सिर्फ बच्ची है, अभी इसकी उम्र शादी की, घर की जिम्मेदारी की नहीं है। इसे भी अपना बचपन जीने का हक है, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। लेकिन मुझे गुड़िया के बारे में सोचकर डर लग रहा है। अगर मैंने ये शादी तोड़ी तो गुड़िया का क्या होगा? समाज ऐसे बच्चों को कभी नहीं अपनाएगा। गुड़िया के तो पिता भी नहीं रहे, इस बच्ची का क्या होगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? रमा देवी का सवाल सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं। तभी अर्जुन आगे आकर कहता है, माँ, क्या गुड़िया हमारे साथ नहीं रह सकती? मुझे शादी का मतलब तो नहीं पता, लेकिन दोस्ती निभाना मुझे अच्छे से आता है। गुड़िया, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? तुम मेरी किताबों से पढ़ाई करना, तुम मेरे साथ खाना खाना और मेरे साथ खेलना। बनोगी मेरी दोस्त? हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त जरूर बनूंगी। माँ, गुड़िया आज से मेरी दोस्त है। क्या मेरी दोस्त हमारे घर में नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती है बेटा, तुम सही कह रहे हो अर्जुन बेटा। अब से गुड़िया की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। मैं गुड़िया का ख्याल रखूंगी, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। आज से गुड़िया भी स्कूल जाएगी। मैं गुड़िया को खूब पढ़ाऊंगी, वो बड़े होकर जो चाहे करे। जब बड़ी होगी तब वो जो चाहे, जिस लड़के से चाहे शादी भी कर सकती है। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है और रमा देवी के गले लग जाती है। सब लोग खुश होकर ताली बजाने लगते हैं। रमा देवी अपने हाथों से अर्जुन और गुड़िया को टिफिन देती है। दोनों बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में हैं, हाथ पकड़कर खेलते हुए स्कूल की तरफ जाते हैं। बचपन खेलने, कूदने और पढ़ाई करने के लिए है, शादी के लिए नहीं। बचपन में दो दोस्तों ने अपने बच्चों की शादी तय कर दी कि जब दोनों बड़े होंगे तब गोना कर देंगे, लेकिन लड़की के फादर की डेथ हो जाती है। लड़की अभी छोटी है और उसके ताऊ चाचा में से कोई उसे अपने पास रखना नहीं चाहता, इसीलिए तय किया जाता है कि लड़की को उसके ससुराल भेज देंगे। ससुराल वाले भी मान जाते हैं। अब छोटी सी लड़की अपने ससुराल आती है तो उसकी सास उसे घर के काम में लगा देती है। लड़की कहती है उसे नहीं आता तो सास उसे सिखाने लगती है और इसी चक्कर में वो स्कूल भी मिस करा देती है। लड़की की छोटी उम्र में उसे घरेलू बनाने लगती है और परिवार में सबको इस बात का गर्व है कि उन्होंने अपने बेटे की जल्दी शादी करा दी। लेकिन समाज के लोग इस बात से खुश नहीं होते और उन लोगों का समाज से बहिष्कार कर देते हैं। अंत में सबको सबक मिलता है कि बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए। शादी 18 के बाद ही सही होती है। ग्राउंड फ्लोर का ससुराल। सुबह के 7:30 बजे चारों ओर सन्नाटा था। ज्योति के ससुराल के बाकी सदस्य खर्राटे ले रहे थे, सिवाय उसके और उसके देवर के। थैली लिए घर की बड़ी बहू ज्योति धीरे से दरवाजे की गुंडी घुमाकर कदम बाहर बढ़ाती है कि रसोई से मेहुल आवाज लगा देता है, अब बाजार निकलने लग गई भाभी, बस 1 मिनट, चाय बनी गई है, पीकर जाइएगा, वरना जब तक आप आएंगी चाय ठंडी हो जाएगी। और दोबारा गर्म की हुई चाय कितना नुकसान देती है आपको तो पता ही है। अरे मेहुल, वहीं थर्मस रखी हुई है ना, थर्मस में चाय भर दे। वैसे भी इस घर में सब अलग अलग वक्त पर चाय पीते हैं। दोबारा गर्म की हुई चाय तबीयत तो खराब करेगी ही, सिलेंडर भी वक्त के पहले खत्म कर देगी। ये होता है गृहिणी का दिमाग। अच्छा भाभी, अदरक और हरी मिर्च लाना भूलना मत। रसोई के सेल्फ से एक थैली उठाकर मेहुल भागता हुआ दरवाजे तक जाता है। अरे पहले ही थैली ले ली थी मैंने, मार्केट में थैली मिलती कहाँ है? तू जाकर रिद्धिमा को जगा दे, उसे ऑफिस भी तो जाना है। मेहुल गर्मा गर्म चाय लेकर कमरे में आता है, जहां अपने सीने से लैपटॉप को लगाए रिद्धिमा आराम से सो रही थी। ये देखो, पूरी रात लैपटॉप पर काम करेगी तो यही होगा ना। लैपटॉप टेबल पर भी नहीं रख पाई और ऐसे ही सो गई। वैसे कितनी प्यारी लगती है नींद में मेरी रिद्धिमा। मेहुल हल्के से अपनी बीवी के हाथ से लैपटॉप लेकर साइड में रखता है और फिर आहिस्ता से आवाज देता हुआ कहता है, बीवी डार्लिंग, जरा उठ भी जाइए। मेहुल की आवाज सुनते ही रिद्धिमा हड़बड़ाकर बंद आंखों में ही कहती है, हाँ सर, मैंने पीपीटी बना ली है। ओ मेहुल, मुझे लगा मैं ऑफिस में हूँ। दिन भर काम करोगी तो तुम्हें घर पर होने का एहसास कैसे होगा डार्लिंग। चलो अब जल्दी से चाय पी लो और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाओ। नाश्ते में आज पोहे बन रहे हैं। थैंक यू मेहुल। इसमें थैंक यू क्या रिद्धिमा, दुनिया में जाने कितनी औरतें घर के साथ काम भी संभाल रही है और पति आराम से सिर्फ ऑफिस करके आते हैं और बीवी के बनाए खाने को खा के सो जाते हैं। यहाँ जरा हमने रोल रिवर्स कर दिया तो क्या दिक्कत होगी। डेकोरेशन का काम है मेरा, कभी कभी जाना पड़ता है और जब मैं जाता हूँ तब तुम संभाल ही लेती हो। तो अब मैं जब फ्री हूँ, ऑफ सीजन है, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों ना करूँ घर में।
रिद्धिमा मुस्कुरा देती है। बाजार से सब्जियां लेकर ज्योति वापस लौटती है और नाश्ता बनाने की तैयारी में लग जाती है। सभी को मैंने चाय दे दी है भाभी, पर भैया को तो आप जानती है, चाय पीने के बाद वो फिर से सो गया। तो जाकर आप अपने पति परमेश्वर को जगाइए, तब तक मैं पोहे के लिए सब्जी काटता हूँ। पता नहीं तुम नहीं रहते तो मेरा क्या होता मेहुल। ज्योति अपने पति को जगाने जा रही थी कि तभी रसोई के पास के छोटे से कमरे से उसकी ननद विदिशा आंख मसलती हुई बाहर आती है और धड़ से आकर अपनी भाभी से भिड़ जाती है। सर पकड़ी हुई ज्योति फट से फर्श पर आकर बैठ जाती है। हाय मेरा सर, ये कहाँ देखकर चल रही थी दीदी आप? ये तो मुझे आपसे कहना चाहिए भाभी, मैं तो अभी उठकर आई हूँ। आप तो सुबह सुबह उठ जाती है ना, आपको इतनी बड़ी मैं नहीं दिखी। वो तो मैं हूँ जो गिर कर भी बच गई दीदी। अभी मेरी जगह माँ जी होती ना तो पता नहीं क्या होता। क्या ही हो जाता, माचिस की तीली भर का तो कमरा है मेरा, किसी तरह खुद को कमरे के अंदर फिट करती हूँ। सुबह जब बाहर आती हूँ तब जाकर शरीर रिलैक्स होती है। पूरी रात किस तरह सोती हूँ सिर्फ मुझे पता है। अगर मैं इतना बर्दाश्त कर सकती हूँ तो मुझसे टकरा कर गिरना आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते? मुंह बिचकाए विदिशा जाकर अपने घर के हॉल में बैठ जाती है। धीरे धीरे सभी की नींद टूटनी शुरू होती है। नाश्ता टेबल पर परोसा जाता है। डेकोरेशन का काम छोड़कर कैटरिंग का काम शुरू कर ले, तेरे हाथ में जायका है। वो तो सभी कर लेगा, पहले आप जरा बिस्तर पर गीले टॉवेल रखना छोड़िए। यहाँ आपका छोटा भाई अपनी बीवी के घर के सारे कामों में मदद करता है और आप है कि अपने गीले कपड़ों को वॉशिंग मशीन में भी नहीं डालना चाहते। सुन लो माँ, कैसे तुम्हारी बहू मुझे ताना दे रही है। 2 बित्ते का तो घर है हमारा, वॉशिंग मशीन रखी है बालकनी में। अगर मैं गीले कपड़े कमरे से बालकनी में लेकर जाऊंगा तो फर्श गीला नहीं हो जाएगा। फिर वहीं पापा को जाना होता है सूर्य को जल चढ़ाने, और ऐसे में उनका पैर फिसल गया तो डॉक्टर के पीछे भागा दौड़ी कौन करेगा? मुझे ही करनी पड़ेगी। और पापा रहेंगे हॉस्पिटल में तो बार बार खाना बनाकर तुम्हें ही ले जाना पड़ेगा। ज्योति, तुम्हारी मेहनत बचाने के लिए मैं कपड़े बाथरूम में छोड़ देता हूँ। बात अब निकली थी तो दूर तक जानी ही थी। और इसे आगे बढ़ाने के लिए अपनी टिप्पणी देते हुए विदिशा कहती है, पहले मैं छोटी थी मम्मी तो उस डिब्बे जैसे कमरे में फिट हो जाती थी, पर अब कमरे में अपनी किताबें रखूं, खुद को रखूं या अपने कपड़े रखूं। 2 कमरे के बीच का बचा स्पेस तुम लोगों ने 4था कमरा बनवा दिया और मुझे वहां घुसा दिया। पहले तो बात थी ना आगे काम बढ़ाने की, फिर रुक क्यों गई? अब कब बनेगा हमारा घर? बात तो विदिशा की सही है, क्या बोलती हो आप सुषमा जी? अब बच्चों को दिक्कत हो रही है तो कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचना ही पड़ेगा। आगे जाकर मेरी दोनों बहुओं के बच्चे होंगे, इन 3 कमरों में ही बच्चों के साथ मैनेज कर लेंगे क्या सब? नहीं माँ जी, बात तो आपकी सही है। 3 कमरे का फ्लैट 40-50 लाख रुपए में मिलता है बाहर, और यहाँ हमारे पास खुद की जमीन है, बस ऊपर एक तल्ला उठाना ही तो है। मुश्किल से 10-15 लाख रुपए लगेंगे और पूरा का पूरा फ्लैट बनकर तैयार हो जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि हम बंटवारे की सोच रहे हैं, हम तो बस अपने घर को बड़ा कर रहे हैं। फिर जिसे ऊपर मंजिल में सोना होगा वो ऊपर सो जाएगा, जिसे नीचे सोना होगा वो नीचे सो जाएगा। मेरा तो ज्यादा वक्त घर के बाहर ही बीतता है। मुझे तो एक कमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर घर को बनाने की बात है तो बिल्कुल बनाना चाहिए। आगे जाकर दीदी के लिए रिश्ते आएंगे तो लड़के वालों पर इम्प्रेशन भी तो जमना चाहिए, वरना लड़की का मायका कमजोर है समझकर हमारे घर की बेटी को हमेशा दबाते रहेंगे वो लोग। अब आप सही समझी ना भाभी, लड़का क्या सोचेगा कि अपने मायके में तो मच्छरदानी भर के कमरे में रहती थी और यहाँ आकर शेखी बगा रही है। फ्यूचर और इन्वेस्टमेंट की सोचकर फाइनली सुषमा के घर के दूसरे मंजिले का काम शुरू हो जाता है। ये अच्छा हो रहा है, ऊपर कमरा बन जाएगा तो हम ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और नीचे के कमरे में मैं दुकान का स्टॉक रख दिया करूंगा। बाहर आखिर में स्टॉक रखने के लिए कमरा रेंट पर लेना पड़ता है। अच्छा ही हुआ घर बनने की बात छिड़ गई, जो पैसे बाहर लगते थे अब उसकी बचत हो जाएगी। सही बात है, धीरे धीरे फिर सभी अपनी प्राइवेसी को भी ध्यान दे पाएंगे। वही सास ससुर, वही जेठानी, वही देवरानी, मेहुल और रितिका को भी तो दिक्कत होती होगी, आखिर सबसे छोटे पड़ जाते हैं वो दोनों। यहाँ ऊपर बनने वाली मंजिले के बारे में इंदर और ज्योति सपने देख रहे थे तो वहाँ मेहुल और रिदिमा भी पीछे नहीं थे। ऊपर ना मैं तुम्हारा ऑफिस बनवा दूंगा, फिर तुम आराम से काम कर पाओगी। यहाँ तो हॉल में टीवी चलती है, तुम्हें डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा हुआ कि ऊपर फ्लोर बनने की बात छिड़ गई। ये घर में एक नया हिस्सा बनना हम लोगों को अलग ना कर दे, बस बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए फ्लोर के बनने के एक्साइटमेंट में 3 महीने कैसे बीत जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। सुषमा और सुभाष के घर का फर्स्ट फ्लोर बनकर तैयार हो जाता है। नीचे मेरा जो कमरा है ना उसे स्टोर रूम बना दो मम्मा, मैं तो ऊपर ही रहूंगी। मैं तो नीचे ही सोऊंगी, पर ऑफिस के बाद अक्सर काम बहुत पेंडिंग रह जाता है, ऐसे में नीचे काम करने में बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, तो मैं भी ऊपर काम कर लिया करूंगी मम्मी जी।
मैं भी नए कमरे का मजा लेना चाहता हूँ भाई। नीचे मैं स्टॉक शिफ्ट कर दूंगा। अरे बेटा, तुम लोगों का ही घर है, जैसे रहना है रहो, मुझे क्या दिक्कत होगी। और सत्यनारायण की कथा के साथ पहले फ्लोर पर सभी शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। दोपहर के वक्त विदिशा किचन में जाती है। भाभी मेरे लिए खाना टेबल पर मत लगाइएगा, मैं ऊपर ही खाऊंगी। एक बहुत अच्छी मूवी लगाई है मैंने लैपटॉप पर। मूवी के बीच कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती मैं, कई लोगों ने रेकमेंड की थी। खाने में नमक कब ज्यादा हो गया या आपको रोटियां चाहिए होगी तो आप कितनी बार नीचे आएंगी दीदी? यहीं सभी के साथ खा लीजिए ना, फिर आराम से पिक्चर देखिएगा। 2 रोटी एक्स्ट्रा दे दीजिए भाभी, एक्स्ट्रा लगी तो खा लूंगी, नहीं तो रात में खाने में यूज कर लूंगी। विदिशा तो अपना खाना लेकर ऊपर जाकर आराम से अपने कमरे में बैठ जाती है। मेहुल घर पर था नहीं और ज्योति रसोई में थी। ऐसे में सुषमा भी अकेले क्या ही खाती, वो भी अपना खाना लेकर कमरे में चली जाती है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, कितनी शांति है इस फ्लोर पर। वरना टीवी कहाँ देखने देती है मम्मी, बीच में कुछ न कुछ बोलती रहती है। अच्छा किया मैंने कि अपना खाना लेकर ऊपर आ गई। ऊपर बस पानी का कनेक्शन हो जाए, उसके बाद नहाने धोने के लिए भी मैं नीचे ना जाऊं। रात को सभी अपने अपने काम से वापस घर लौटते हैं। अपने कमरे में फ्रेश होने के बाद इंदर ऊपर जाकर कमरे में फोन चलाने लगता है और उसमें उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। दीदी तो ऊपर ही खाना खाए भाभी, बाकी सब तो आ गया है, पर भैया कहाँ है? अरे कब से आवाज लगा रही हूँ मैंने, ये सुन ही नहीं रहा, ना फोन उठा रहा है। अब 10 बार मैं ऊपर नीचे करती रहूं क्या मम्मी जी? अरे बहू तो उसकी टेंशन लेना छोड़ दे, भूख लगेगी तो खुद ही आके खा लेगा। आज खाने का टेबल जरा सूना सूना सा लग रहा था। जहां पूरा परिवार एक साथ खाया करता था, वहां सुभाष, सुषमा, मेहुल, रिद्धिमा और ज्योति ही खाने के टेबल पर थे। विदिशा चाय चाय करने के लिए यहाँ बैठी नहीं है, बड़ी शांति नहीं लग रही टेबल पर। और भैया भी नहीं है, दुकान में आए अजीबोगरीब कस्टमर की चर्चा करने के लिए। जब तक टेबल पर ऐसी चर्चाएं ना हो ना, तब तक खाने का मजा कहाँ आता है मम्मी जी? तुम वही हो ना रिद्धिमा, जिसे खाते वक्त जरा भी शोर शराबा पसंद नहीं था? वो तो अभी भी नहीं है, पर जब तक खाना किसी रेस्टोरेंट या फॉर्मल डाइनिंग में खाया जा रहा हो। घर का मतलब घर होता है ना मेहुल, खाने का टेबल ही तो वो जगह होती है जहाँ पूरा परिवार अपने मन की बात कर सकता है। रिद्धिमा और ज्योति मिलकर रसोई का काम निपटाती है। ये ऊपर नीचे के चक्कर में ना बड़ी थकावट हो जाती है मुझे। नहाते नीचे है तो तैयार भी नीचे हो सकते हैं, पर नहीं, गमछा लपेट कर ऊपर चले जाते हैं। फिर इन्हें कंघी दो, कपड़े दो, फोन पकड़ाओ, बस ऊपर नीचे करती रह जाती हूँ मैं। मेरे बारे में इस घर में कोई सोच ही नहीं रहा। अगर ऊपर ही रहना है, सोना है, तो अच्छे से ऊपर ही सारी तैयारी करवा लीजिए ना, अच्छे से शिफ्ट हो जाइए। पर नहीं, नीचे भी रहना है, ऊपर भी रहना है। अब जैसे मैं काम निपटाकर ऊपर सोने जाऊंगी ना, वैसे ही ये खाना मांगने उठ जाएंगे, फिर इनके साथ नीचे आओ। अरे 2 से 6 कब बज जाते पता ही नहीं चलता। बस बस भाभी आराम से, मुझे नहीं पता था आप इतनी फ्रस्ट्रेटेड है। वैसे भाभी इतनी भी टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मुझे तो ऐसे भी जागरण ही करना है, मैं तो जागी हूँ। भैया जैसे उठेंगे मैं उन्हें खाना परोस दूंगी। अरे ये कहकर तूने मेरा टेंशन ही खत्म कर दिया रिद्धिमा। मैं एक काम करती हूँ, यहीं सो जाती हूँ। रात को पता नहीं कब पापा जी या माँ जी को किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। बस फिर क्या था, ज्योति नीचे ही अपने कमरे में सो जाती है। घर का माहौल आज कुछ ज्यादा ही शांत था। रिद्धिमा नीचे हॉल में बैठकर काम करने लगती है। कुछ देर बाद इंदर की आंख खुलती है। अपने बाजू में हाथ घुमाता हुआ इंदर कहता है, अरे ज्योति पानी पकड़ाना तो। ज्योति सुनो ना, बोतल तुम्हारी साइड में है ना। इंदर जैसे लाइट्स ऑन करता है, खुद को ऊपर वाले फ्लोर पर पाता है। अरे यार कब आग लग गई पता ही नहीं चला। नीचे सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सुबह नाश्ते के वक्त भी मैं सभी के साथ नाश्ता नहीं कर पाया था। सीढ़ियों से उतरकर इंदर जैसे नीचे आता है तो देखता है हॉल में रिद्धिमा के अलावा कुछ भी नहीं है। आप उठ गए भैया? मैं बस सोने ही जा रही थी, 1 बज गया ना, मैं आपको खाना परोस देती हूँ। और बाकी सबने खा लिया? हाँ भैया, सबने खा लिया और सब सोने भी चले गए। तुम्हारी भाभी ऊपर नहीं आई? वो आ रही थी भैया, पर क्या हुआ, पापा जी मम्मी जी नीचे सोते हैं ना, कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए, इसलिए भाभी भी यहीं सो गई। और सुबह उठते ही सब्जी लानी होती है ना, तो कितनी बार ऊपर नीचे करेगी, और ऊपर जरा खाली खाली सा भी लगता है। मैंने भी सोचा था कि ऊपर काम कर लूंगी, पर ऊपर का सन्नाटा मुझे तो काटने को दौड़ने लगा, फिर मैं भी नीचे ही आ गई। तुम जाओ रिद्धिमा, सो जाओ। अब अकेले क्या ही खाऊंगा, सब साथ खाते हैं तो सही लगता है। अपने नए फ्लोर का इंटीरियर दिखाने सुभाष अपने दोस्तों को लेकर घर आता है। अरे अंकल जी आप बैठिए बैठिए,
सत्यनारायण की कथा के बाद छोटी सी पार्टी भी रखी थी हमने, आप लोग आए नहीं। अरे बेटा, जिस दिन तुम लोगों के घर में पूजा थी उसी दिन हमारे एक दोस्त की बेटी की शादी थी, तो अब लड़की की शादी तो छोड़ नहीं सकते थे। सुभाष से कह दिया था हमने, और उस दिन नहीं आया तो क्या हुआ, आज तो ले आया सुभाष। चल सुभाष, अब हमें अपना नया घर दिखा। वो तो देखते ही रहेंगे आप अंकल जी, पहले जरा चाय नाश्ता तो कर लीजिए। चाय नाश्ता ऊपर ही भिजवा दे बहू, ऊपर ही कर लेंगे नाश्ता सभी। ठीक है पापा, आप ऊपर जाइए, मैं नाश्ता लेकर ऊपर आता हूँ। ज्योति चाय नाश्ता तैयार कर रही थी और मेहुल उसे लेकर ऊपर पहुंचाने जा रहा था। तभी सुषमा अपने कमरे से बाहर आती है। ये चाय नाश्ता कहाँ लेकर जा रहा है तू बेटा? अरे मम्मी, वो पापा के दोस्त आए हैं तो चाय नाश्ता ऊपर ही रखने को बोला है उन्होंने। आजकल इस घर में जो हो रहा है ना, उसे देखकर रिद्धिमा की बातें सच होने का डर लग रहा है मुझे। आज तक इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन्होंने अपने दोस्तों से मुझे ना मिलाया हो। अगर माँ बाप ही इस तरह से अपना अपना सोचेंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। दोपहर में अकेले बैठकर खाना खाना पड़ता है मुझे, और मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। देखती हूँ मैं कि ज्योति को कैसे एक पैर यहाँ तो एक पैर पहले मंजिले में रखना पड़ रहा है। काम ही करती रहती है बेचारी। और तेरी बहन विदिशा, पता नहीं उसके जीवन में क्या चल रहा है। ऊपर एक कमरे में रह रही, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम सबसे कट के अलग ही हो जाएगी वो। महेश के दोस्त चाय नाश्ते के बाद अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं और मेहुल के साथ सुषमा विदिशा के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि अपने कमरे में लाइट्स ऑफ करके एक कोने में विदिशा बैठी हुई है। ये सब क्या है बेटा? ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हुई है? मेहुल, लाइट चालू कर। मेहुल देखता है कि उसकी बहन की आंखें भीगी हुई है। अपनी माँ और भाई को देखकर विदिशा फूट फूट कर रोने लगती है। मम्मी, मम्मी। विदिशा अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे क्या हो गया बेटा, रो क्यों रही है? आपको पता है ना मम्मी, मुझे इस तरह अकेले रहने की आदत नहीं है। हाँ माना, बचपने में मैं ऊपर आ गई, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप में से कोई भी मुझसे मेरा हालचाल तक ना पूछो। सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए। आपको क्या बताओ मम्मी, अकेलापन मुझे कैसे काट रहा था। लग रहा था शादी के पहले ही सबने मुझे खुद से दूर कर दिया। मूवी वगैरह देखकर ना ये फालतू की चीजें तेरे दिमाग में आती है। किसने कह दिया तुझे ये सब? और तुझे ऐसा लग रहा था तो हमसे आकर क्लियर कर लेती, नहीं तो अपनी भाभीयों से बात करती। आई थी नीचे, पर देखा बड़ी भाभी अलग सो रही है, भैया अलग। आपकी और रिद्धिमा भाभी के बीच में भी कुछ ठीक नहीं दिख रहा भैया। आप अपने कमरे में सोते हैं, वो हॉल में। हम लोग इस तरह अलग अलग तो कभी नहीं थे। ऊपर की मंजिल से तो अच्छा वो मेरा माचिस के डिब्बे भर सा कमरा था मम्मी। विदिशा ये कह रही थी कि तभी दरवाजे के बाहर खड़ी रिद्धिमा और ज्योति अंदर आती है। ऑफिस की छुट्टी तो मेरी 6 बजे ही हो जाती है मम्मी जी, पर मैं 8 बजे तक घर नहीं आती क्योंकि अब घर का सूनापन मुझे परेशान करता है। मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती। 2 मिनट सोचती हूँ अपने पति से बात करूंगी, पर ये तो ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। ऊपर का माला बना करना बहुत बड़ी गलती कर दी है हमने मम्मी जी। आज रात को पूरा परिवार एक साथ बैठता है, सभी को एक दूसरे से वही शिकायत थी बिजी रहने की। मैं कहाँ बिजी हो गया था? नीचे रहता ही कौन था? मम्मी अपने कमरे में चली जाती थी, विदिशा ऊपर आ जाती थी, और तुम किचन में रहती थी ज्योति। मेहुल और रिद्धिमा का तो आजकल अता पता ही नहीं था, इसलिए मैं भी ऊपर आ जाता था। मुझे लगा अब शायद सब अलग होने वाले हैं, तो फिर मैं ही क्यों एफर्ट लगाऊं भाई। बाप रे बाप, मुझे नहीं पता था कि नया फ्लोर बनना हम घर वालों के लिए इतना दुखदाई हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ ऊपर के फ्लोर को किराए पर लगा देते हैं और फिर से सभी नीचे आ जाते हैं। क्या विदिशा? हाँ पापा। और पूरा परिवार फिर से ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है। रचना पढ़ना चाहती थी, लेकिन गरीब घर की रचना की शादी रोहित से हो जाती है। देखो रचना, मेरा भाई माँ बाप के बाद अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं अभी बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। पहले रोहित पढ़ ले, फिर अपना परिवार बढ़ाने की सोचेंगे। जैसा आप कहें। रोहित का भाई रचना को माँ की तरह मानता। उसे पढ़ाते वक्त रचना भी उसकी किताबों में खो जाती। रोहन देखो, कितना अच्छा मौका है तुम्हारे पास पढ़कर कुछ बनने का। हर किसी को ये नसीब नहीं होता। एक दिन रचना की माँ उससे मिलने आती है। अरे अब तो पढ़ाई का भूत भी नहीं नाचता ना तेरे सर पर। नहीं माँ, आप कहाँ? वैसे कैसे आना हुआ? देख रचना, तेरे पिता ने सारी कमाई तो तेरी शादी में लगा दी। वैसे तो मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह ही पाला है, लेकिन तेरा सौतेला भाई, उसके प्रति भी तेरी जिम्मेदारी है।
वो क्या है ना, उसकी स्कूल की फीस देनी है, तो तेरे पास कुछ पैसे हो तो दे दे। कैसी बात कर रही है माँ, मेरे पास पैसे कैसे आएंगे? मैं कहाँ से लाऊं पैसे, मैं तो कमाती भी नहीं हूँ। हाँ तो तेरा पति तो कमाता है ना, वो नहीं देता क्या कुछ? मुश्किल से तो हमारा घर चलता है, कैसे बचेगा? और माँ अब मेरी शादी हो गई है तो पैसे की उम्मीद तो मुझसे ना करियो। रोहित सब सुन रहा था रचना की माँ के जाने के बाद। रचना, तुमने ठीक किया। मैं कहना ही चाहता था कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। हाँ मैं जानती हूँ, मेरे जाने के बाद उन्होंने घर के सारे काम के लिए नौकरानी रख ली, वरना पहले घर का बाहर का हर काम वो मुझसे करवाती। पता है उनके कारण मैं पढ़ भी नहीं सकी। काश मैं तुम्हें पढ़ा पाता। अरे नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। चलिए मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। रोहन भाई भाभी की बात सुन रहा था, उसकी आंखें नम हो गई। उसने सोचा मेरी भाभी ने मेरे लिए अपने सपने छोड़ दिए, अब मेरी बारी है। अगले दिन सुबह रोहन ने रचना से कहा, भाभी आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या कह रहे हो रोहन, मैं बड़ी हो गई हूँ अब। भाभी आपने मुझे हमेशा कहा कि पढ़ाई का मौका हर किसी को नहीं मिलता, तो अब आपको भी ये मौका मिलना चाहिए। आप मुझे पढ़ाती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। रोहित को जब पता चला तो वो खुश हो गया। सही कहा, रचना को ये मौका जरूर मिलना चाहिए। ठीक है तो, लेकिन घर का काम भी तो करना होता है। भाभी माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सुबह मुझे पढ़ाइए, शाम को मैं आपको पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे रचना फिर से पढ़ाई में रुचि लेने लगी। किताबों से उसका पुराना रिश्ता फिर जुड़ गया। 2 साल बाद रोहन की नौकरी लग गई। उसकी शादी प्रीति नाम की लड़की से तय हुई। प्रीति पढ़ी लिखी और समझदार थी। शादी के बाद जब प्रीति घर आई तो उसने रचना को किताबों में डूबा देखा। भाभी आप पढ़ रही हैं? हाँ प्रीति, मैं अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ, रोहन मुझे पढ़ाता है। रचना ने हिम्मत करके रोहित से कहा, मैं कॉलेज जाकर पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल रचना, तुम्हें जाना चाहिए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रोहन भी खुश हो गया। भाभी ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब प्रीति ऑफिस से आई, रचना ने देखा कि वो थकी हुई थी। घर का सारा काम अभी बाकी था। भाभी मैं कपड़े धो देती हूँ। अरे नहीं प्रीति, तुम थक गई हो, मैं कर दूंगी। रचना ने सोचा, अगर मैं कॉलेज चली गई तो प्रीति का क्या होगा? वो नौकरी करती है और घर का काम भी करेगी, ये तो गलत होगा। अगले दिन रचना ने अपना फैसला बदल दिया। मैं घर पर ही रहकर पढ़ाई करूंगी, प्रीति को मेरी जरूरत है। लेकिन रचना। नहीं, यही मेरा फैसला है। प्रीति को जब पता चला तो वो दुखी हो गई। भाभी मेरी वजह से आपने अपना सपना छोड़ दिया? नहीं प्रीति, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। अब रोज सुबह रचना सबका टिफिन पैक करती, प्रीति का खास ख्याल रखती, उसके ऑफिस के कपड़े इस्त्री करके रखती। शाम को प्रीति जब थकी हुई आती तो रचना उसके लिए गर्म चाय और खाना तैयार रखती। भाभी आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं, मुझे लगता है मैं अपनी सास के घर नहीं अपनी बहन के घर रह रही हूँ। रचना मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रोता था। वो रात को किताबें पढ़ती और अपने अधूरे सपनों को याद करती। एक दिन रोहित की बुआ घर में रहने आई। वो बहुत तेज तर्रार और जिद्दी महिला थी। आते ही उन्होंने घर का निरीक्षण शुरू कर दिया। अरे रचना, ये क्या हो रहा है घर में? तुम प्रीति का टिफिन पैक करती हो? हाँ बुआ जी, प्रीति नौकरी करती है ना, तो मैं उसका ख्याल रखती हूँ। अरे वाह, बहू है या नौकरानी? वो कमाती है तो क्या हुआ, तुम तो घर की बड़ी बहू हो, उसे अपना काम खुद करने दो, तुम क्यों परेशान होती हो? रचना चुपचाप सुनती रही। बुआ फिर बोली, और हाँ, प्रीति कमाती है तो घर में पैसे क्यों नहीं देती? तुम्हें उससे घर का खर्चा लेना चाहिए, वरना ये लोग सर पर चढ़ जाते। आजकल की लड़कियां नौकरी करती है तो अपने को बहुत ऊंचा समझती है। रचना का चेहरा लाल हो गया। उसने गहरी सांस ली। बुआ जी, प्रीति मेरी देवरानी नहीं, मेरी बहन है। वो घर के लिए पैसे देती है, लेकिन मैं उससे जबरदस्ती नहीं मांगती। अरे तो क्या तुम बेवकूफ बनोगी? तुम भी तो कुछ नहीं कमाती, कम से कम उससे तो। रचना ने बीच में ही टोक दिया। बुआ जी रुकिए, मैं भले ही नहीं कमाती, लेकिन इस घर को संभालती हूँ। प्रीति मेहनत करके थकी हुई आती है, तो क्या गलत है अगर मैं उसका ख्याल रखूं? क्या रिश्ते सिर्फ पैसों से बनते हैं? अरे लेकिन। और सुनिए बुआ जी, ये घर मेरा है, मेरे पति का है, हम यहाँ प्यार से रहते हैं। प्रीति मेरे लिए काम करने वाली नहीं, मेरी साथी है। अगर आपको ये पसंद नहीं तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपने घर में प्यार और सम्मान के साथ रहूंगी। बुआ का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें रचना से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई और अगले दिन ही बहाना बनाकर चली गई। शाम को प्रीति ऑफिस से आई। रोहन ने उसे सब कुछ बता दिया। प्रीति की आंखें भर आई। वो रचना के पास दौड़ी और उन्हें गले लगा लिया।
भाभी, आप सच में मेरी बहन है। आपने मेरे लिए बुआ जी को जवाब दिया। पता नहीं क्यों लोगों को खुशी से रहता परिवार पसंद नहीं आता। 2 साल की मेहनत के बाद रचना ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रचना, तुमने तो कमाल कर दिया। अब आगे क्या पढ़ना चाहती हो? मुझे इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करना है, लेकिन क्या भाभी? कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है और अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए ट्यूशन भी लेनी पड़ेगी। मेरे पास ना पैसे हैं ना वक्त। घर का काम भी तो करना है। रचना, हम कोशिश करेंगे। नहीं, आप पहले ही बहुत करते हैं। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। प्रीति ये सब सुन रही थी। उस रात उसने रोहन से बात की। रोहन, भाभी ने मेरे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब मेरी बारी है उनके सपनों को पूरा करने की। तुम क्या करना चाहती हो? मैं भाभी को पढ़ाऊंगी। मैं उनका एडमिशन अच्छे कॉलेज में करवाऊंगी। अगले दिन प्रीति ने रचना को अपने पास बुलाया। भाभी, मैंने आपका एडमिशन सिटी के बेस्ट कॉलेज में करवा दिया है, इकोनॉमिक्स में। रचना हैरान रह गई। क्या? लेकिन प्रीति, फीस? भाभी, मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी है। मैं आपको पढ़ाऊंगी। रोज शाम को मैं आपको ट्यूशन भी दूंगी। रचना की आंखों में आंसू आ गए। नहीं प्रीति, तुमने इतनी मेहनत से पैसे बचाए थे, तुम्हारे सपने। भाभी, आप ही तो मेरा सपना है। जब मैं थकी हुई घर आती हूँ तो आपका प्यार मुझे ताकत देता है। आपने मेरे लिए कॉलेज जाना छोड़ दिया था। अब मेरी बारी है। लेकिन प्रीति, इतने पैसे? भाभी, आप एक दिन कमाएंगी तब मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। आप पढ़ लिख कर कुछ बनेंगी, यही मेरा सपना है। रचना, प्रीति सही कह रही है। तुम पढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। भाभी, अब कोई बहाना नहीं। अब पढ़ेंगी और हमें गर्व दिलाएंगी। रचना ने प्रीति को गले लगा लिया। कुछ दिन बाद शर्मा आंटी प्रीति के पास आई। बेटा प्रीति, तुम कितनी अच्छी हो। कमाती भी हो, घर का खर्चा भी उठाती हो, और रचना भाभी बस पढ़ती रहती है। बात तो आपकी सही है आंटी, लेकिन अभी प्रीति की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रचना वहां जाती है। वो कुछ नहीं कहती और चली जाती है। आंटी, भाभी घर संभालती हैं। हाँ, लेकिन बेटा तुम्हारी तनख्वाह तो भाभी की पढ़ाई में जा रही है। तुम अपने लिए कुछ बचाती हो कि नहीं? कल को तुम्हें भी तो कुछ चाहिए होगा। एक दिन फिर रचना बाजार से जल्दी लौट आई। उसने देखा कि प्रीति शर्मा आंटी से बात कर रही थी। देखो प्रीति, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। रचना दीदी को पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन तुम अपना भविष्य तो मत भूलो। प्रीति कुछ बोलने वाली थी कि उसने रचना को देखा, लेकिन रचना दरवाजे से ही वापस चली गई। उसने सोचा, क्या प्रीति रोज शर्मा आंटी से उसकी बुराई करती होगी, क्योंकि वो शर्मा आंटी की आदत को समझती थी। उसी शाम प्रीति थकी हुई घर आई। रचना ने उसके लिए चाय नहीं बनाई। भाभी, चाय? तुम खुद बना लो, मुझे पढ़ाई करनी है। प्रीति हैरान रह गई। रचना कभी ऐसा नहीं करती थी। अगले दिन रचना कॉलेज से लौटी तो देखा कि उसकी किताबें टेबल पर बिखरी पड़ी थी। प्रीति ने शायद सफाई करते समय उन्हें हटा दिया था। रचना को गुस्सा आ गया। प्रीति, तुमने मेरी किताबें क्यों हटाई? भाभी, मैं तो बस सफाई कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम कमाती हो तो इस घर पर तुम्हारा हक है? प्रीति की आंखें भर आई। भाभी, आप क्या कह रही हैं? मैंने सुना था तुम शर्मा आंटी से बात कर रही थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पैसों पर पल रही हूँ ना? नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। लेकिन रचना ने तो सुनने से ही इनकार कर दिया। उधर रोहित और रोहन दोनों परेशान थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक क्या हो गया। रोहन, घर का माहौल बिगड़ता जा रहा है। रचना और प्रीति में बात ही नहीं हो रही। भैया, कुछ तो गड़बड़ है। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करती थी, अचानक ये सब कैसे हो गया? अगले दिन से रचना कॉलेज जाना बंद कर देती है। रचना, तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो? नहीं पढ़ना मुझे। प्रीति के पैसों पर मैं बोझ नहीं बन सकती। प्रीति ये सुनकर टूट गई। उसने तुरंत रोहित से बात की। भैया, प्लीज आप भाभी को समझाइए। उन्हें झूठ बोल दीजिए कि कॉलेज की फीस आप दे रहे हैं, मैं नहीं, वरना वो पढ़ाई छोड़ देंगी। लेकिन प्रीति, भैया प्लीज, भाभी का भविष्य दांव पर है। रोहित ने रचना को समझाया। देखो रचना, फीस मैं दे रहा हूँ। प्रीति ने तो सिर्फ शुरुआत में मदद की थी, अब तुम बेफिक्र होकर पढ़ो। रचना को शक तो हुआ, लेकिन फिर वो मान गई। वो दोबारा कॉलेज जाने लगी, लेकिन घर में खिंचाव बना रहा। परीक्षाएं नजदीक आ रही थी। रचना रात दिन मेहनत कर रही थी। उसकी पहली परीक्षा अच्छी गई। दूसरी परीक्षा के दिन सुबह रचना घर का काम कर रही थी, बर्तन मांज रही थी, कपड़े धो रही थी। प्रीति ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। उसने रचना को देखा। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? आज आपकी परीक्षा है, आप तैयारी कीजिए। काम तो करना ही पड़ेगा। तुम ऑफिस जा रही हो, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? भाभी, आज का काम मैं शाम को कर दूंगी, आप प्लीज अपनी पढ़ाई कीजिए। नहीं प्रीति, मुझे अपना काम खुद करना है।
मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, आप मुझसे नाराज हैं इसलिए खुद को तकलीफ दे रही हैं। रचना चुप रही, वो काम में लगी रही। जब वो परीक्षा देने गई तो बहुत थकी हुई थी। उसने ठीक से पेपर भी नहीं दिया। 1 महीने बाद रिजल्ट आया। रचना फेल हो गई थी। घर में सन्नाटा छा गया। रचना ने पढ़ाई पूरी तरह छोड़ दी। वो अपनी किताबें अलमारी में बंद कर देती है। रचना, तुम दोबारा कोशिश करो। नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, मैं सिर्फ घर संभालूंगी। प्रीति रोज रोती रहती। उसका दिल टूट चुका था। एक दिन शर्मा आंटी फिर घर आई। इस बार वो बहुत खुश थी। रचना अपने कमरे में बैठ गई। उसे अपनी बड़ी भूल का एहसास हो रहा था। उसने बिना पूरी बात जाने प्रीति पर शक किया था। प्रीति ने तो कभी उसकी बुराई सुनी ही नहीं, लेकिन उसने प्रीति पर भरोसा नहीं किया। रचना रोने लगी। उसे लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अगले दिन रचना सब्जी लेने बाजार गई। वहां कुछ महिलाएं आपस में बात कर रही थी। अरे सुना तुमने, रचना ने अपनी देवरानी के साथ कितना बुरा किया। हाँ, प्रीति ने अपनी सारी कमाई उसकी पढ़ाई में लगा दी और रचना ने उस पर ही शक किया। बेचारी प्रीति इतनी अच्छी लड़की है, रोज थकी हुई घर आती है, फिर भी रचना की खिदमत करती थी, और रचना ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। रचना के पैर जैसे जम गए। सबकी नजरें उस पर थी। शर्मा जी ने सही कहा था, रचना को प्रीति की कद्र नहीं थी। रचना का सिर शर्म से झुक गया। उसने जल्दी से सब्जी ली और घर की ओर भागी। घर आकर रचना रोने लगी। उसने देखा प्रीति ऑफिस से आई थी और थकी हुई सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। रचना धीरे से प्रीति के पास गई और उसके पैरों पर गिर पड़ी। प्रीति, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। प्रीति हड़बड़ा गई। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? उठिए प्लीज। नहीं प्रीति, पहले तुम मुझे माफ करो। मैंने तुम पर शक किया। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने तुम्हारी बात तक नहीं सुनी। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, आप मुझसे नाराज थी, मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं समझती हूँ। नहीं प्रीति, तुमने तो मेरी बुराई तक नहीं सुनी। शर्मा आंटी ने मुझे सब बताया। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और मैंने आधी अधूरी बातों पर विश्वास कर लिया। रोहित और रोहन भी आ गए थे। दोनों भाई खुश थे कि अब सब ठीक हो जाएगा। प्रीति ने रचना को उठाया और गले लगा लिया। भाभी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए। क्या प्रीति? मांगो, मैं कुछ भी करूंगी। भाभी, मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, और आप तभी खुश रहेंगी जब आप पढ़ेंगी। आपको दोबारा कॉलेज जाना होगा, वादा करिए मुझसे। रचना रोते हुए बोली। लेकिन प्रीति, मैं फेल हो गई हूँ। तो क्या हुआ भाभी, हम फिर कोशिश करेंगे। इस बार मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। घर का काम मैं संभालूंगी, आप बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हाँ रचना, प्रीति सही कह रही है। अब घर में किसी बाहरी की बात नहीं सुननी है। भाभी, आप दोनों मेरे लिए प्रेरणा हो। आप दोनों का प्यार ही इस घर की खुशी है। रचना ने प्रीति को कसकर गले लगा लिया। तुम सच में मेरी बहन हो प्रीति। मैं वादा करती हूँ, इस बार मैं पूरी मेहनत से पढ़ूंगी, तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगी। प्रीति मुस्कुराई। यही मेरा सपना है भाभी, आपको कामयाब देखना। उस दिन घर में फिर से खुशियां लौट आई। दोनों बहनों का प्यार और मजबूत हो गया। रचना ने फिर से पढ़ाई शुरू की। इस बार पूरा परिवार उसके साथ था, और सबसे बड़ी बात, अब घर में किसी बाहरी की बात का कोई असर नहीं था। रचना और प्रीति ने सीख लिया था कि रिश्तों में विश्वास सबसे जरूरी है। कुछ साल बाद रचना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी पाई। उसने प्रीति का कर्ज चुकाया, प्यार से, सम्मान से और हमेशा साथ रहने के वादे से। दोनों बहनों ने साबित कर दिया कि खून से नहीं, प्यार और विश्वास से रिश्ते बनते हैं, और जब दो औरतें एक दूसरे का साथ दे तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है।